मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की फॉर सीए इंटरमीडिएट। आपका अटेम्प्ट यानी ये वीडियोस जनवरी 2025 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाले। अब ये मैं ऐसा स्पेसिफिकली हर बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो हर अटेम्प्ट्स के, जो भी अटेम्प्ट्स फ्यूचर में वो प्लान करता है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उसके लिए स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल इशू होता है। अब स्टडी मटेरियल जो है उसमें एक सर्टन कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में या कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस होते रहते हैं। अब इसीलिए हमारा एक ही कर्तव्य होता है कि जब भी इंस्टीट्यूट कहेगा कि ये स्टडी मटेरियल स्पेसिफिकली किसी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो हम उसी के बेसिस के ऊपर हमारे नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। एंड दैट्स द सिंपल रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वीडियोस जो है आपको जनवरी 2025 के लिए एप्लीकेबल होने वाले। क्यों? क्योंकि स्टडी मटेरियल जो है वो जनवरी 2025 का है। अगर कोई अमेंडमेंट्स, अगर कोई मई 2025 में वीडियो देखेगा और शायद अमेंडमेंट्स आ गई है, तो ये इन वीडियोस में वो वाली अमेंडमेंट कवर नहीं होगी, क्योंकि स्पेसिफिकली जो स्टडी मटेरियल है उसी को रेफर करके मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया है। तो ये थोड़ा एक छोटा सा कॉशन है आप लोगों के लिए। अदरवाइज वीडियोस तो आपको थ्रू आउट, जहां तक आपका ऑडिट रहेगा, सेम न्यूज स्कीम में जितना भी ऑडिट का सिलेबस है यही चीजें एप्लीकेबल रहेगी। इन वीडियोस को रेफर करते समय बस आपको एक ध्यान में रखना है कि जो भी अमेंडमेंट्स है उसको आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो। सॉरी। और जो भी जनवरी 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। दिस आर द वीडियोस फॉर यू। एकदम रेगुलर बैच में जैसे वीडियोस होंगे, सिमिलर वीडियोस है, रेगुलर बैच ही है। बस फर्क इतना है कि क्लासरूम में ना होते हुए ये आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। अब इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। हमारा पिछले वीडियो में मित्रों मेरे ख्याल से हम लोगों ने टॉपिक नंबर 11 पढ़ लिया है, यानी डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ये हमारा पढ़ के हो चुका है। नाउ इस वीडियो में हम लोग पूरा फोकस हमारा रखने वाले हैं टॉपिक नंबर 12 के ऊपर, जिसका टाइटल है डिजिटल ऑडिट। यानी डिजिटली ऑडिट किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली क्या होता है, डिजिटल ऑडिट क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले मैन्युअली डेटा मेंटेन होता था, तो फिजिकल फॉर्मेट में ऑन पेपर डेटा होता था। अब क्या होता है, डेटा जो है कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से हार्ड ड्राइव्स में या एसएसडी में या सर्वर्स में स्टोर होता है, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है डिजिटल ऑडिट। डेटा जिस फॉर्मेट में आपका स्टोर होगा वहीं से आप एक्सेस करोगे, वहीं पे आप डेटा को स्टोर करोगे, उसी के साथ आप पूरा अपना प्रोसेस फॉलो अप करोगे। तो ये बेसिक रीजन है डिजिटल ऑडिट के कॉन्सेप्ट के पीछे का। यहाँ पे हमें क्या क्या बातें सीखनी है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ऑडिट। यानी ये जो डिजिटल ऑडिट टर्म है, इसका एक छोटा सा प्यारा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको पता चलेगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारी ऑडिटिंग की फील्ड। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं इंपैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे पहले हमारे पास यूपीआई नहीं था, तो हम क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर यूपीआई आईडी से ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यूपीआई डेवलप हुआ। तो उसके डेफिनेटली यूपीआई जो है वो एक एस्पेक्ट है डिजिटल रिवॉल्यूशन का। उसी तरीके से यूपीआई ने, फिर यूपीआई के आने से क्या हुआ, बिजनेस ऑपरेशंस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो गया। करेक्ट। सिमिलरली जब भी कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने का तरीका बदलता है। बैक एंड में उनका प्रोसेसिंग कैसे होता है, उनके तरीके बदलते हैं। डेटा स्टोर कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, वो बदल जाएगा। और हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है कि ये जब भी कोई डिजिटाइजेशन होता है, यानी फिजिकल फॉर्मेट में डेटा एंड डिजिटल फॉर्मेट में डेटा, तो इसका इंपैक्ट बिजनेस के ऑपरेशंस पे क्या होगा। अब अगर बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों एस्पेक्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ऑफ डिजिटाइजेशन। अब बैलेंस शीट एंड पीएनएल पे अगर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, आपके इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इन चारों कैटेगरीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जब भी आपके चारों कैटेगरीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बनेंगे और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या
कि ये जो आपका डिजिटाइजेशन है, ये ट्रांजैक्शन के शुरुआत से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने तक कंप्लीट प्रोसेस में डिजिटाइजेशन या डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। अब हमें एज एन ऑडिटर हमारा फाइनेंशियल डेटा कौन से सिस्टम से जनरेट होता है, बेसिकली उस सिस्टम का हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे तो सिस्टम में प्रोसेस होने वाले डेटा को और प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है उस आउटपुट के बारे में हम अपना असेसमेंट, इवैल्यूएशन या ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई टॉपिक नंबर 2 हमें बताएगा कि डिजिटाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है बिजनेस ऑपरेशंस एंड अल्टीमेटली हमारे ऑडिट के प्रोसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ ऑटोमेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सेम चीज यानी कंटिन्यूएशन में है, पॉइंट 2 एंड 3 कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑडिट प्रोसेस। अब जब भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक नोट्स प्रोवाइड किए, बेसिकली मैं अगर आपको जैसा कि अब हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको ये 3रे चैप्टर के हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड करूं, दिख रहा है कि आपको, हाँ ये 3rd चैप्टर है आपका, यहाँ पर मैंने अगर आपको हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड किए, ठीक है, और दूसरा नोट्स अगर मैं किसी स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ जो आपको स्क्रीन पर ये डिजिटल फॉर्मेट दिख रहा है उसके ऊपर, ठीक है, 2 स्टूडेंट को मैंने दिया। अब जब भी आपको किसी भी नोट्स में कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना है तो फिजिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे, पेजेस ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा उसमें। और वैसे ही जब आप कंप्यूटर सिस्टम यानी पीडीएफ फाइल या पीडीएफ रीडर या कोई भी फाइल रीडर सिस्टम को आप यूज करते हो तो आप क्या यूज करोगे, कौन सा कमांड यूज करोगे, कंट्रोल F यानी फाइंड करोगे। आपने कंट्रोल F दबाया, एक छोटा सा सर्च बॉक्स वहां पे आ जाएगा, वहां पे आप टाइप करोगे आपको क्या सर्च करना है एंड इमीडिएटली जितने भी जो भी टेक्स्ट आपने या जो भी नंबर या जो भी डेटा इनपुट वहां पे आपने डाला है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उस फाइल में प्रेजेंट होगी वो आपको दिखा देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गई, आपको पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके, ये एकदम बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो टॉपिक नंबर 4 में जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हमारे काम के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ता है, प्लस प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इंपैक्ट होता है। वही हमें पॉइंट नंबर 4 में पता चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑडिट प्रोसेस, यानी ऑडिट की ऐसे कौन से स्टेप्स है, कौन सी प्रोसीजर्स है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हमें पता चलेगा टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डिजिटल ऑडिट, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, ये 2 बेसिक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, फोकस्ड ऑडिट्स एंड बेटर इनसाइट्स। तो मैंने क्या कहा, फिजिकल नोट्स में सर्च करने के लिए आपको टाइम लगेगा, डिजिटली पीडीएफ फाइल में आपने या वर्ड फाइल में कंट्रोल F दबा दिया, टाइप कर दिया, फटाक से वो सारे रिजल्ट्स आपको सर्च करके एक इंडेक्स बना देगा, करेक्ट। तो आपका इंप्रूव्ड एफिशिएंसी आएगा, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ऑडिट फॉर ऑडिटर्स, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, फोकस्ड ऑडिट्स एंड बेटर इनसाइट्स। और टॉपिक नंबर 7 में हमें पढ़ना है एनहांस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन थ्रू डिजिटल ऑडिट। जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है या पोटेंशियल रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली रिस्क एरिया मतलब क्या होता है, ऑडिट में रिस्क का मतलब क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने हमें इन द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की है उसमें फ्रॉड या एरर की वजह से कोई गलतियां है क्या, डेटा में कोई गलतियां है क्या, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिस्क। अगर वो पोटेंशियल रिस्क है तो पहले हम पोटेंशियल रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर फर्दर एक स्टेप आगे जाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि जो मिसस्टेटमेंट हुआ है वो मटेरियल है या इममटेरियल है। इममटेरियल है तो साइड में हटाओ, मटेरियल है तो उसको डिटेल में चेक करो। तो ये जो पूरी एंड टू एंड प्रोसेस होती है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, ये डिजिटल ऑडिट की मदद से हम एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, फोकस एंड बेटर इनसाइट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से ये जो डिजिटल ऑडिट वाला पोर्शन है ये केवल और केवल फोकस रहेगा हमारा हमारे ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल टेक्नोलॉजीज को समझने का। तो इस तरीके से आपको ये 7 टॉपिक्स डिजिटल ऑडिट में पढ़ने हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे डिटेल्ड नोट्स में। आ जाओ जी, पहुंच गए हम लोग हमारे डिटेल्ड नोट्स में।
पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ऑडिट. Digital audit refers to the application of advanced digital technologies within the auditing process to improve efficiency, accuracy and effectiveness. चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फिजिकली हो, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी हो, ऑटोमेशन हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, हमें हमारे लिए तभी वो फायदेमंद है, हमारे लिए तभी वो वैल्यू क्रिएट करती है एज एन ऑडिटर, जब वो हमारे ऑडिटिंग की प्रोसेस जो है उसमें इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगी. किस तरीके का इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करना चाहिए? हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, हमारी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए एंड हमारा इफेक्टिवनेस, यानी जो ऑडिट ओपिनियन हम देंगे वो रिलायबल, क्रेडिबल एंड एक्यूरेट होना चाहिए. तो बेसिकली जो डिजिटल ऑडिट है उसमें हम एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज को हमारे अलग अलग ऑडिट के प्रोसीजर्स में, फंक्शंस में, टास्क में इंटीग्रेट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू एनहांस और एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस. पॉइंट नंबर 2, एज कंपनी शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल ऑपरेशंस, auditors also adopt digital tools to enhance the auditing process from planning through to the final report. यानी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने एक हमें बिजनेस का सिनेरियो बताया. बिजनेस सिनेरियो में क्या उन्होंने बताया कि पुराने समय में टेक्नोलॉजीज नहीं थी, फिर धीरे धीरे डिजिटल टेक्नोलॉजीज या ऑटोमेशन या मशीनरीज डेवलप होते चली गई. जो बिजनेसेस है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको उनका लॉन्ग टर्म विजन क्या, उनका 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करना है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर करते रहना है. ये 2-fold ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है. अब प्रॉफिट जनरेशन प्लस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ क्रिएशन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा जो बिजनेस का एंड टू एंड ऑपरेशन है, जो सप्लाई चेन है, सारे के सारे फंक्शंस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से हो, वहां पे कोई किसी तरीके का कोई बहुत ज्यादा एरर्स ना हो, हमें बार बार प्रोडक्ट को रिफाइन करने की जरूरत ना पड़े, और जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारा प्रोसेसिंग है, उसका कॉस्टिंग हम कम से कम रख पाए. तो बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी एनहांसमेंट प्लस मार्केट पेनिट्रेशन, ये इस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस चलता है. तो बिजनेसेस को क्या ध्यान में आया कि जब हम ह्यूमन बींग्स को एम्प्लॉय करते हैं तो अभी करंट सिनेरियो में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो मैकेनिकल मशीन्स हो, चाहे वो ऑटोमेटेड मशीन्स हो, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम्स हो, इन कंप्लीट इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम्स की मदद से अगर हम ह्यूमंस का काम उन मशीन्स से कराते हैं तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ता है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है. इसीलिए क्या हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपना जो भी उनका कैपिटल है वो कैपिटल उन्होंने मशीन्स, आईटी सिस्टम्स, इन सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और धीरे धीरे फिजिकल यानी मैनुअल लेबर के साथ साथ मशीनरीज को उनके प्रोसेस में इंटीग्रेट किया, यानी रॉ मटेरियल परचेस करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और ऑर्डर आने के बाद मार्केट में सप्लाई करना. तो ये जो एंड टू एंड बिजनेस ऑपरेशंस है, इन पूरे एंड टू एंड बिजनेस ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया गया अलॉन्ग विद द मैनुअल लेबर. यानी अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, लेकिन जहां पर हम रिपीटेटिव टास्क है, जहां पर कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, उन एरियाज को हमने ऑटोमेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. ये हो गया बिजनेस का सिनेरियो. अब जब बिजनेसेस ने टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने ऑपरेशंस को एनहांस किया, तो सिमिलरली अगर हम ये एनहांसमेंट वाला सिद्धांत, एनहांसमेंट वाला प्रिंसिपल अगर हमारी ऑडिट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनकी मदद से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. और हमें एक बात पता होती है कि हमारा जो ऑडिट का काम है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है. हमारे पास लिमिटेड टाइम है एंड लिमिटेड रिसोर्सेस है. अब लिमिटेड रिसोर्सेस जब हम बात करते हैं तो सारे रिसोर्सेस उसमें आ गए, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड टाइम. ये 3 प्रकार के रिसोर्सेस एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म के पास होते हैं. उन लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर उन्हें उस पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट शुरू करना है, परफॉर्म करना है एंड कंप्लीट करके एक क्रेडिबल ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है. ठीक है. तो अगर हमें भी ऑटोमेशन यानी टेक्नोलॉजी अगर मिलती है टू कंडक्ट आवर ऑडिट प्रोसेसेस इन अ टाइमली मैनर विथ मोर एफिशिएंसी, मोर एक्यूरेसी, तो व्हाई नॉट. हमने भी क्या किया, ऑडिट के प्रोफेशन में हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है यानी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके साथ हमने टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया. तो अब टेक्नोलॉजी आने के कारण जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई, उसका परफॉर्मेंस एनहांस हुआ. तो यही बात हमें पॉइंट नंबर 2 में बताने की कोशिश की जा रही है.
As companies shift toward digital operations, auditors also adopt digital tools to enhance the auditing process from planning through to the final report. अब आप थोड़ा पिक्चराइजेशन करो, अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल या कोई स्पोर्ट अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखो कि पहले स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पूरा बॉडी मैपिंग वाले उनके सूट्स आते हैं या बॉडी मैपिंग वाले उनका एप्लीकेशंस आते हैं, जिसमें वो जो बॉलर होता है वो भाग के आता है, उसका एक्शन, उसके एक्शन का एनालिसिस किया जाता है, उसमें उसके रनअप का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद में उस डेटा के बेसिस के ऊपर उसके पूरे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास पुराने समय में डिजिटल वॉचेस, जो वॉचेस थी वो एनालॉग वॉचेस थी, उसके बाद में फिर डिजिटल वॉचेस आई, फिर अभी स्मार्ट वॉचेस आई। तो इन तीनों टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में तीनों में क्या फर्क है, जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो बहुत सारे फंक्शनैलिटी आपको देती है, आपका हार्ट बीट बता देगी, आपका टेम्परेचर बता देगी, आपका मूड कैसा है बता देगी, आप वहीं से कॉल कर सकते हो, वहीं से कॉल रिसीव कर सकते हो, एंड कर सकते हो, सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हो। एक स्मार्ट वॉच से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो पहले नहीं कर सकते थे। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो इस तरीके का होता है, पर्सनल लाइफ में भी, बिजनेस में भी, एंड हमारे ऑडिटिंग के प्रोफेशन में भी। टेक्नोलॉजी हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए होती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डिजिटल ऑडिट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द ट्रेडिशनल ऑडिट प्रोसेस, अलाउइंग ऑडिटर्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बिजनेस प्रोसेसेस। तो यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ऑडिट, यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस क्या है कि टेक्नोलॉजी का हमारा बेसिक पर्पस क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस, सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल ऑडिट प्रोसेसेस। यानी पुराने समय में जो प्रोसेस करते थे उन्हीं प्रोसेसेस को अब हमें टेक्नोलॉजी की मदद से एनहांस्ड वर्जन में परफॉर्म करना है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रिगार्डिंग डिजिटल ऑडिट। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस नहीं किया है, बस डिजिटल टेक्नोलॉजीज का ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है ये आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है इन 3 पॉइंट्स में। ठीक है। तो एग्जाम के लिए आप चिंता मत करना कि ये कंटेंट इतना ही है हमारे स्टडी मटेरियल में, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 2, इंपैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। यानी पॉइंट नंबर 2 में हमने जो देखा था ना, एज कंपनी शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल ऑपरेशंस, वही पॉइंट यहां पर आपको डिस्कस करना है। इंपैक्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑन बिजनेस ऑपरेशंस इन टुडेज फास्ट पेस्ड डिजिटल एनवायरमेंट, companies are increasingly integrating digital solutions into their operations to stay competitive. This trend towards digitization encourages businesses to use modern technology for revamping traditional operations and reshaping business models. अब ये जो बिजनेस मॉडल होता है, यानी प्रोडक्ट या सर्विस हम किस तरीके से कस्टमर्स को सर्व करते हैं, किस तरीके से कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। अब इसमें मैं आपको 2-4 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देना चाहता हूँ रिगार्डिंग बिजनेस मॉडल्स, यानी टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट डाला है। सबसे मेन एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग का लेता हूं। ट्रैवलिंग के केस में हमारे पास 2 बड़े एग्जांपल्स है, पहला ओला, दूसरा उबेर। अब पुराने समय में क्या होता था, अगर आपको टैक्सी चाहिए, ऑटो चाहिए या जो भी छोटी मोटी टैक्सी चाहिए, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता था। यानी घर से आप निकलते थे, मेन रोड पे जाके ऑटो या रिक्शा स्टैंड ढूंढते थे या टैक्सी स्टैंड ढूंढते थे, वहां से उनको बुला के लाते थे, आप नेगोशिएट करते थे कहाँ से कहाँ तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी कितना डिस्टेंस है, फिर वो बोलता था 250 रुपये, नहीं आप बोलते थे नहीं भैया 250 कहाँ, 150 या 170 180 बहुत हो गए, है ना। ये पुराने टाइप का बिजनेस मॉडल था, यानी टैक्सी फॉर हायर। एक फिजिकली आपको पूरा का पूरा मैनेज करना होता था, आपको फिजिकली नेगोशिएट करना होता था। अब टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुई तब नया बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ। वो क्या था, एक डिजिटल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, वहां पे आपको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दिया गया, यानी कंज्यूमर्स को एंड सप्लायर्स को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी नोन एज मोबाइल एप्लीकेशंस। करेक्ट। अब यहाँ पे जो ओला या उबेर, इनका जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस में आपके जो ग्लोबल मैप्स है, यानी बेसिकली आप जिस सिटी में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो या जिस कंट्री में रहते हो, उसके मैप्स को जियो जो जीपीएस सिस्टम है उसकी मदद से मैपिंग किया गया, उन मैप्स को उस एप्लीकेशंस में इंस्टॉल किया गया, और फिर जो भी आपके पास टैक्सी है जो आप हायर पे देना चाहते हो, चाहे वो ई रिक्शा हो यानी 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या फिर कोई बड़ी टैक्सी हो जैसे इनोवा वगैरह, छोटी टैक्सी यानी हैचबैक भी होती है, सीडान भी होती है, 10 सीटर भी होती है, 15 सीटर भी होती है, बड़ी टैक्सी भी होती है ना, बस भी आप हायर कर सकते हो।
तो इस तरीके से क्या हो गया, पुराना जो टैक्सी हायर वाला बिजनेस था वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो गया, कंज्यूमर को भी ईज ऑफ एक्सेस हो गया और जो सप्लायर है उनका भी बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो गया। सिमिलरली फूड बिजनेस में आप आओ, जोमेटो, स्विगी, उबेर ईट्स या फिर जो भी ओला ईट्स वगैरह जो भी इनके फूड डिलीवरी एप्स है, जो ब्लिंकिट है, नेचर्स बास्केट है, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। मार्केट में लोगों के जेब में पैसा है, लोगों को रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है। अब रेस्टोरेंट का खाना रेस्टोरेंट से उनके घर तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन डेवलप करना था। किसी भी सिंगल रेस्टोरेंट ओनर को खुद का डिलीवरी मैकेनिज्म मेंटेन करना इज इम्पॉसिबल, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, कलेक्टिवली सारे रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन, एक सेंट्रलाइज पोर्टल डेवलप किया। वहां पे आप अपना मेनू कार्ड अपलोड करो, रेस्टोरेंट को रजिस्टर करो, मेनू कार्ड अपलोड करो, जो भी कंज्यूमर होगा वो ऑर्डर देगा और जोमेटो या ब्लिंकिट या जो भी आपका फूड डिलीवरी ऐप है, स्विगी जैसे, वो आएगा, कलेक्ट करेगा, डिलीवर करेगा और बीच में जो भी कमीशन होगा उसका जो भी फीस होगी वो कलेक्ट करेगा। तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट भी टाइम से मिल जाता है, जो बिजनेसेस है उनकी भी कमाई हो रही है, जो रेस्टोरेंट ओनर है उनकी भी कमाई हो रही है। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया हमारा, जो डिजिटल वैलेट्स आ गए, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, यानी यूपीआई, इसमें हमारे ट्रांजैक्शन करने का तरीका बदल गया। तो बेसिकली मैं आपको ये एग्जांपल्स देके क्या आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ कि जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है वो आपके बिजनेस ऑपरेशंस को चेंज करती है, किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है उसको चेंज करती है। अब पुराने समय में जो मार्केटिंग हुआ करता था वो कैसे हुआ करता था, आइदर थिएटर में फिल्म्स लगती थी, फिल्म्स के पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, उसके बाद में रेडियो चलते हैं, तो रेडियो में आपका जो ऑडियो फॉर्मेट होता है उसमें एडवर्टीजमेंट चलती है, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन यानी प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट छपती थी। उसके बाद में जब हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी चौक में अगर हम चले गए तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, करेक्ट। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपका प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चीजें होती है, छोटे पैम्पलेट्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, जो भी आप कहो प्रिंट मीडिया में जितने भी ऑप्शंस है वो, यानी आपके पास क्या क्या हो गया, टेलीविजन मीडिया, थिएटर्स, उसके बाद में आपका प्रिंट मीडिया, रेडियो, और फिर अगर आपके कोई छोटे मोटे नाटक होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहां पे जो स्पॉन्सर्स होते थे वो, यानी फिजिकली डोर टू डोर जाके आपको फिजिकल स्पेसेस में मार्केटिंग करनी पड़ती थी। फिर क्या टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, इंटरनेट, करेक्ट। जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ, जब इंटरनेट दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तब हम एक जगह पर बैठ के दूसरे जगह का डेटा एक्सेस कर सकते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यार सिर्फ इंटरनेट को डेवलप करके कुछ होने नहीं वाला है, इसके साथ हमें इंडिविजुअल पर्सन को यूज करने लायक डिवाइसेस हमें डेवलप करने पड़ेंगे। फिर स्मार्टफोन्स का इवोल्यूशन हुआ, फिर इंटरनेट प्लस स्मार्टफोन, इन दोनों का कनेक्शन जब बना उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आना शुरू हुए। फिर सबसे पहले ऑर्कुट आया, फिर ऑर्कुट बंद हो गया, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर यानी एक्स, फिर लिंक्डइन आया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये जो इनके प्लेटफॉर्म्स बने, इनके डेली यूजर्स आने लगे, वीडियोस देखने लगे, टेक्स्ट पढ़ने लगे, इमेजेस देखने लगे, ट्वीट करने लगे। फिर इन्होंने क्या कर दिया कि हमारे पास इतने यूजर्स है, इसका मतलब इतने आईबॉल्स है, हमारे पास इतने लोग हैं। फिर इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया। तो आपके पास एक और एवेन्यू जो मार्केटिंग का है, वो डिजिटल मार्केटिंग का एवेन्यू ओपन अप हो गया। तो टेक्नोलॉजी जब आती है तो हो सकता है कि किसी एक सेक्टर के जॉब चले जाए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले अगर यूजर बेस बहुत बड़ा है तो उस टेक्नोलॉजी को सस्टेन करने के लिए एंड फर्दर इवॉल्व करने के लिए मैन पावर की जरूरत हमेशा लगने वाली है। तो पुराने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के आपको नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा। यही अब दुनिया की रीत बनते चली जाएगी। नई चीजों को सीखो ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल रहे और ये सारी चीजें। तो मैंने 3-4 बिजनेस मॉडल्स के एग्जांपल्स आपको बता दिए, फूड डिलीवरी ऐप, उसके बाद में आपका टैक्सी फॉर हायर, फिर आपका इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ आपका ई कॉमर्स है, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट। इन्होंने क्या किया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज ने पूरे के पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट यानी दुनिया को हिला के रख दिया। अब जब आपके पास एनहांस्ड कैपेसिटी होती है बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, तो आप तो चाहोगे ना कि जितना पॉसिबल हो सके मैं बिजनेस बड़ा करूं, एक्सपांड करूं। तो ये जब बिजनेस का एक्सपांशन होगा तब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ेंगे। जब बिलियंस या ट्रिलियन डॉलर कंपनी बनेगी तो उसके फाइनेंसेस भी उतने बढ़ेंगे और एज एन ऑडिटर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम भी उतना डिटेल में जाते चले जाएगा।
तो बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस में भी इम्पैक्ट करती है और बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो पेरिफेरी फील्ड होती है उनमें भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है। In today's fast-paced digital environment, companies are increasingly integrating digital solutions into their operations to stay competitive. This trend towards digitization encourages businesses to use modern technology for revamping traditional operations and reshaping business model. अब कंटेंट क्रिएशन का ही आप एग्जांपल देखो। पहले समय में क्या होता था, वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाओ, फिर वहां पे एडिट करो, फिर फाइनल रेंडरिंग करो, फाइनल वीडियो मिलेगा आपको, फिर उसके लिए थंबनेल आपको मैन्युअली डिजाइन करना पड़ता था फोटोशॉप में या फोटोशॉप जैसे अदर एप्लीकेशंस में, देन आप अपलोड करते थे। फिर क्या हुआ, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर आई, उसने क्या किया, कैनवा को बनाया। canva.com आज सबको पता है कि सारे डिजाइन एंड एकदम स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया, एकदम सिंपल बना दिया। जैसे आप देख रहे हो ये वाला डिजाइन कैनवा से बना हुआ है, जो फ्रेम आप देख रहे हो वो फ्रेम सारी चीजें कैनवा में बनी हुई है। तो उससे क्या हो गया, ईज ऑफ एक्सेस हो गया। उन्होंने क्या किया, जो डिजाइनर वाला जॉब था, जो बेसिक डिजाइन्स है और मीडियम लेवल के जो डिजाइन्स है उसको उन्होंने ऑटोमेट कर दिया एक पोर्टल पे डाल के। उसी के साथ साथ अब मुझे हर बार फोटोशॉप में जाके हेवी कमांड्स या फिर वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फोटोशॉप या एडोबे की जो अदर एप्लीकेशंस है उनके लिए आपकी सिस्टम तगड़ी होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको एडिटिंग करना है तो आपकी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए, एसएसडी अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपका लैपटॉप या पीसी उतने प्रोसेसिंग को झेलना चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारा शिफ्ट हो गया। फिर क्या हो गया, एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन आया। वहां पे क्या हो गया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये सर्च इंजिन्स जो है, ये जनरेटिव एआई एक बूम आ गया। अब आप सिर्फ कमांड देते हो, आपकी इमेज जनरेट हो जाती है, आप कमांड देते हो, आपकी स्क्रिप्ट जनरेट हो जाती है, आप कमांड देते हो, आप किसी के भी आवाज में गाना बना सकते हो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जो एआई जनरेटेड लोग होते हैं, है ना, एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है उसमें आपने देखा होगा पीएम मोदी की आवाज में कोई गाना गा रहा है या फिर ट्रंप की आवाज में कोई हो रहा है, कुछ हो रहा है, या इमेजेस आप जनरेट करते हो जो कि रियलिटी में नहीं है, दोज आर एआई जनरेटेड इमेजेस। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये एकदम छप्पर फाड़ के बिल्कुल उसने इतने दरवाजे खोल दिए कि एज एन ऑडिटर उनके फाइनेंसेस भी उतने ही, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी उतने ही कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं। तो बेसिकली एक ही बात आपको बताना है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर परवेजिव इंपैक्ट डालती है, और इसीलिए अगर बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर कोई भी टेक्नोलॉजी इंपैक्ट डालती है, इसका मतलब उसके फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिजिटाइजेशन का इंपैक्ट पड़ने वाला है। और जहां पे भी पैसों की बात आ गई वहां पे हमारे कान बिल्कुल ओपन अप हो जाने चाहिए कि भाई पैसे की बात है, अगर मैं ऑडिटर हूं, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मुझे इस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा और उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होता है वो मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऑडिट करता हूं, अगर मैं कहीं पर साइन करने वाला हूं, तो मुझ में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं अपना ऑडिट ओपिनियन क्रेडिबल तरीके से जनरेट कर सकूं। फिर आता है आपका पॉइंट नंबर 2, द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफन फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस एंड क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजीज। 3 बातों पे ऊपर फोकस होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का। क्या, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें बिजनेस ऑपरेशंस में 3 इंपैक्ट आने चाहिए। कौन से, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए, सारे ऑपरेशंस आपके स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, एंड क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी। वैल्यू क्रिएट होने चाहिए फॉर बिजनेसेस एंड फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। अगर कोई चीज वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका जो डिमांड है वो मार्केट से खत्म हो जाएगा। और अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप उसे बेच नहीं पाओगे, उसमें से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो क्या मतलब है ना। इसीलिए ऐसी चीजों के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहेगा। तो बेसिकली डिजिटाइजेशन का बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है, नंबर 1 इंप्रूविंग एफिशिएंसी, नंबर 2 स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशंस, एंड नंबर 3 क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजीज। ये इंपैक्ट है डिजिटाइजेशन का ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। फिर हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 में ये लोग क्या कहना चाहते हैं, रोल ऑफ ऑटोमेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Automation is crucial element. Automation is a crucial element of digitization process. By automating routine and repetitive tasks, companies can focus on strategic objectives and operational efficiency. एकदम बेसिक चीज है।
अगर कोई प्रोसेस आप ऑटोमेट करते हो तो रिपीटेटिव टास्क आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं यानी कि आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन पर आप ज़्यादा फोकस दे पाओगे। जो रूटीन ट्रांजैक्शन है उनको ऑटोमेट कर दो, उनको जस्ट उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है, जो आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस करनी है, उन पर फोकस करो, और इसी तरीके से आप अपने बिजनेसेस में वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, इन ऑडिटिंग automation aid auditor by allowing them to conduct more streamlined audits and focus on high risk areas. Automation also reduces likelihood of human error, leading to more reliable audit outcome. अब जो भी हमारा ऑटोमेशन होता है या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हम उन्हें ऑडिट में इंटीग्रेट करते हैं, यानी ऑडिट की प्रोसेस में जब उन चीज़ों का हम इन्वॉल्व करते हैं, तब हमारे लिए क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी जो भी ऑडिट की प्रोसेसेस है वो ऑर्गेनाइज तरीके से हम परफॉर्म कर पाते हैं, हम उन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं, और जो भी रूटीन है जैसे कि वाउचिंग हो गया, जो चिल्लर क्लरिकल काम है, उनको हम ऑटोमेशन की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, और जो हाई रिस्क एरिया है उन पर हम अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे। उसी के बाद जो ह्यूमन एरर हो सकता है, जैसे अगर किसी को मैंने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी टोटलिंग करने के लिए बताया, तो हो सकता है कैलकुलेटर पर बटन गलत दब जाए, लेकिन जब आप डेटा मशीन में डालोगे और मशीन को कमांड दोगे टोटल करो, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखो, जो आपके अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स है उनका अप्लाई करो, इनकी जर्नल एंट्रीज चेक करो, तो वो मशीन में क्या है, प्री लोडेड लॉजिक होता है, उसमें एरर्स होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, 0 ऑलमोस्ट 0% चांसेस होते हैं। अगर गलतियां तभी हो सकती है जब किसी ने उसके लॉजिक में छेड़छाड़ की है, अदरवाइज लॉजिक अगर एकदम क्रिस्प और क्लियर तरीके से मशीन में आपने डाला है, इनपुट किया है, तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। तो उन ह्यूमन एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जब हमारे एरर्स कम होंगे तो उसका ऑटोमेटिक आउटपुट क्या होगा कि हमारा जो ऑडिट ओपिनियन होगा वो हाईली रिलायबल होगा। पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ऑडिट प्रोसेस। इन अ डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट, auditors utilize various digital tools at various stage of audit process. From planning and risk assessment to data analysis and final audit opinion, digital technology plays a key role. Basically ये एक सिंपल आज की दुनिया का फैक्ट बताया गया है। आज के समय में विदाउट कंप्यूटर्स, विदाउट आईटी सिस्टम्स, विदाउट हार्डवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी काम हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बैंक होती है, जो बड़ी एमएनसीज होती है, उनका सारा काम डिजिटली ही होता है। अब डिजिटल एरा में आप एकदम बाबा आजम के जमाने का ऑडिटर बन के जाओगे तो आपको कोई काम नहीं मिलेगा। यही बेसिक बात यहाँ पे आपको बताया कि आपको अपने प्रोफेशन में, ऑडिटिंग के प्रोफेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमारे ऑडिटिंग प्रोफेशन में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में इंटीग्रेट नहीं करते तो हम मार्केट से पीछे छूट जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, the use of these tools enables auditors to process large data sets, understand complex business transactions and evaluate risk more comprehensively. 3 बातें हमारे फायदे की है। जब भी हम किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऑडिट प्रोसेस में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है, लार्ज डेटा सेट्स यानी बहुत ज़्यादा डेटा को हम अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस के पीछे का लॉजिक, उनका लीगल इंटरप्रिटेशन, और हम बेसिकली लॉजिक लीगल इंटरप्रिटेशन को कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअल ट्रांजैक्शन से। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब हमें उन ट्रांजैक्शंस का रियल सिनेरियो पता चलेगा और हम अपना ओपिनियन सही तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। और तीसरी बात हमें फायदा क्या होगा, जो भी रिस्क हमारे ऑडिट में एग्जिस्ट करती है उसे हम कॉम्प्रहेंसिवली इवैल्यूएट कर पाएंगे। 3 बातें। जब भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को ऑडिट की प्रोसेस में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें 3 फायदे होते हैं। हम डेटा को अच्छे तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जो भी हमारी रिस्क है उसका इवैल्यूएशन हम एकदम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कर पाएंगे, जिससे हमें अपना ऑडिट ओपिनियन यानी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने में मदद मिलने वाली है। देन टॉपिक नंबर 5, technologies used in digital audit. Digital audits rely on multiple advanced technologies to enhance the audit process. Key technologies include number 1, artificial intelligence. AI assists auditors in analyzing complex data sets, identifying patterns and automating repetitive tasks. AI-driven algorithms can be used to detect anomalies, predict potential issues and suggest areas that require additional attention. अब जब हम यहाँ पे artificial intelligence की बात करते हैं
तो आप ऑडिट करते समय जो आपके ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जो ओपन सोर्स एआई मॉडल्स है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का आपका कोपायलट हो गया, चैट जीपीटी हो गया यानी ओपन एआई वाला हो गया, देन आपका परप्लेक्सिटी हो गया, तो इस तरीके के जो बिजनेस मॉडल्स है इनको आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एंटिटी की, वो सेंसिटिव होती है, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप किसी भी ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में इनपुट नहीं कर सकते हो। अगर आप ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑडिट करोगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमारा दो सॉफ्टवेयर्स, एक आइडिया और एक एडीएल या एसीएल, कुछ ऐसा हमने देखा था। मैं आपको देख के बता देता हूँ, है ना, कौन से दो हमने सॉफ्टवेयर्स देखे थे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स में। देखो, ये आपका आइडिया वाला सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरैक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, और दूसरा हमारा एसीएल हो गया, ऑडिट कमांड लैंग्वेज। तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, साइबर सिक्योरिटी इंस्टॉल होती है, प्रॉपर सब कुछ सिक्योर्ड होता है, इन क्लोज सिस्टम्स की मदद से आप ऑडिट की प्रोसेस कर सकते हो। ओपन सोर्स वाले किसी भी मॉडल में आप अपना ऑडिट का डेटा या किसी भी क्लाइंट का फाइनेंशियल डेटा इनपुट नहीं कर पाओगे, और आपको करना भी नहीं चाहिए, वो लीगली सही नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो ये ओपन एआई वाली बात नहीं हो रही है। हम स्पेसिफिक ऑडिट के बारे में जब हम बात करते हैं तब आपको आपके क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आप कौन से एआई मॉडल्स यूज करने वाले हो, और वो जो डेटा जो एआई मॉडल में इनपुट किया जाएगा वो बाहर कहीं भी शेयर नहीं होगा। ये सीक्रेसी क्लॉज आपको साइन करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के साथ, उनको एश्योरेंस देना पड़ेगा। और अगर गलती से अगर उसमें से कोई डेटा लीक हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या उस पर्सन पर होगी जिसने वो डेटा लीक किया है। तो ये बात आपको एकदम ध्यान से समझनी चाहिए। किसी भी ओपन सोर्स एआई मॉडल का यूज आप ऑडिट की प्रोसेस में नहीं कर सकते। यहां पर आपको स्पेसिफिकली डिजाइन एंड साइबर सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली ही सिस्टम्स को यूज करना है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप एआई का यूज किसी भी ऑडिट की प्रोसेस में करते हो तो। नंबर 2, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स टूल्स एनेबल ऑडिटर्स टू एनालाइज vast amount of data efficiently. Through data analytics, auditors can evaluate trends, detect irregularities and gain insights into financial performance. अब data analytics से हमें क्या क्या मदद होती है? हम डेटा के ट्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं, कोई इरेगुलरिटीज है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो भी हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी उस एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा उसके इनसाइट्स हम गैदर कर सकते हैं, बेसिकली ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हैं। These insights support a more focused and data-driven audit approach, helping auditors make well-informed decisions. तो यहाँ पे बस आपका एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का ओपन सोर्स मॉडल या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप अपने ऑडिट में यूज नहीं कर पाओगे। आप जो भी एप्लीकेशन, जो भी एआई टूल्स या डेटा एनालिटिकल टूल यूज करने वाले हो, उस सिस्टम के बारे में सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, और ये एश्योरेंस देना पड़ेगा कि जो भी डेटा एंटिटी हमें प्रोवाइड करती है, और अगर कोई भी ऑडिटिंग फर्म इस प्रकार के डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करता है, मैनेजमेंट से मिला हुआ डेटा इस टेक्नोलॉजी में इनपुट देता है, तो यहाँ से डेटा दुनिया में लीक नहीं होगा। ये सीक्रेसी क्लॉज आपको, ये एक साइबर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। फिर पॉइंट नंबर 6 वाली बात आप देख लो, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल ऑडिट फॉर ऑडिटर्स। अब जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से ऑडिट परफॉर्म करते तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो पहला, improved efficiency. Digital tools allow auditors to process and analyze data faster, enabling a more efficient audit process. यहाँ पे बेसिकली हमारी स्पीड बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ती है एंड एफिशिएंसी भी मेंटेन रहती है। देन दूसरा बेनिफिट हमें क्या मिलता है? ग्रेटर एक्यूरेसी। ऑटोमेशन एंड एआई रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, एनहांसिंग एक्यूरेसी ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स। तो जो भी हम ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं उसके बेसिस पर जो भी ओपिनियन बनाएंगे, इन दोनों चीज़ों की एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। पॉइंट नंबर 3, फोकस्ड ऑडिट्स। Digital audits enable auditors to devote more time and resources to high-risk areas, ensuring a more thorough review of critical issues. जो भी रूटीन चेकिंग होता है उसे हम ऑटोमेशन की मदद से परफॉर्म करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स एरियाज है उनमें भी हम ऑटोमेशन डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वहाँ पर ज़्यादा फोकस हम अच्छे तरीके से समय देके वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 4, चौथा बेनिफिट हमें क्या मिलता है?
better insights. Advanced analytics and AI provide deeper insights into a company's financial and operational performance, allowing auditors to identify trends and potential risks more effectively. ऑडिटर का काम ही क्या होता है भाई साहब, पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा उसमें उससे रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करना है किस बारे में, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है आइदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर, और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं। ये ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसे ही फुलफिल करना होता है। तो जब आप ऑटोमेशन का यूज करोगे ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और इन बेनिफिट्स की मदद से आप अपने ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाओगे। ठीक है मित्रों, तो 4 बेनिफिट्स आपको हमेशा याद रखना है। कौन से? डिजिटल ऑडिट में इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, फोकस्ड ऑडिट एंड बेटर इनसाइट्स। फिर आता है हमारा टॉपिक नंबर 7 जो है एनहांस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन थ्रू डिजिटल ऑडिट। With the support of digital technologies, auditors can more effectively identify risk within an organization। क्योंकि क्या है कि हमारा ह्यूमन का ब्रेन जो है ना वो थकता है, हमें एक मेंटल फटीग आता है। अगर हम बार बार एक ही तरीके का काम करें, 2 घंटा 3 घंटा फोकस करेंगे तो हमारा माइंड थक जाएगा क्योंकि हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। लेकिन सिस्टम थकती नहीं है। अगर आपकी सिस्टम एकदम अच्छे तरीके से आपने कैलिब्रेट, जो ऑटोमेटेड हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है उनको आप एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होता है आपके सिस्टम का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन अगर सही है तो लंबे समय तक आप अपने सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देती है। किसी भी प्रकार के रिस्क जो आप रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आपको मदद डेफिनेटली मिलने वाली है। With the support of digital technologies, auditors can more effectively identify risk within an organization। इंसान है, इंसान से गलतियां हो सकती है। सिस्टम में जो प्री लोडेड लॉजिक होता है, जब तक उस लॉजिक के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे तब तक सिस्टम आपकी एकदम मक्खन तरीके से काम करेगी। और जो भी डेवलपर का मोड होता है जहाँ पे उस लॉजिक के फाउंडेशनल लॉजिक के साथ किसी भी सिस्टम में अगर गड़बड़ी करनी है तो आपको आइदर एक्सेस कोड्स लगेंगे, हाई लेवल ऑथराइजेशन लगेगा, या फिर आपको हैक करना पड़ेगा। ये 3-4 चीजें होती है जो सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए जो मशीन्स होती है वो हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन में इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। देन पॉइंट नंबर 2, digital audits allow auditors to analyze a larger pool of data, making it easier to detect anomalies and anomalies का मतलब ही बेसिकली irregularities होता है। अब जैसे कोई जूता बनाने वाली कंपनी है, अब जूता बनाने वाली कंपनी का रॉ मटेरियल क्या होगा, जो जूता बनाने में रॉ मटेरियल लगेगा वही रहेगा, ठीक है। तो फिर वो सब आप देखोगे तो ऐसे उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ये हो गया आपका रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर कोई जूता बनाने वाली कंपनी है और उसके रॉ मटेरियल में आपको बहुत सारा फूड परचेस दिख रहा है, फूड के इंग्रेडिएंट्स, फूड रॉ मटेरियल दिख रहा है, तो इरेगुलरिटी हो गई। रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको जूते का मटेरियल दिखना चाहिए, लेकिन आपको फूड वाले ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपके लिए वो इरेगुलर हो गया। फूड बिजनेस है और उसमें कोई फूड से रिलेटेड आइटम को छोड़ के अगर कोई बहुत ज्यादा परचेसेस या बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं तो वो आपके लिए एक इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हो गया, है ना। कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और उस कंपनी में आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड ही अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस दिखते हैं तो आपके लिए वो चीजें इरेगुलर चीजें हो गई। तो इरेगुलरिटी होती क्या है, ये आपको किसी भी एंटिटी के और उसके बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि रेगुलर ट्रांजैक्शंस क्या है इस बिजनेस के और इरेगुलर ट्रांजैक्शंस क्या है। तो जब हम खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर ये काम करेंगे इसमें समय लगेगा, हो सकता है गलतियां हो, लेकिन अगर हम सिस्टम की मदद से काम करेंगे तो एकदम सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ ये सारा काम हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 3, दिस एनहांस्ड रिस्क आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स ऑडिटर्स provide a more comprehensive and informed audit opinion, which is critical for ensuring accuracy and reliability of financial statements। ठीक है मित्रों, ये आपका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क इस वाले टॉपिक का आता है। देन पॉइंट नंबर 8 जो आपका आता है, इन पूरे यानी जो 7 टॉपिक्स हमने अभी तक डिजिटल ऑडिट में पढ़े उनका एक छोटा सा प्यारा सा जिस्ट यानी कंक्लूजन। तो बेसिकली डिजिटल ऑडिट के बारे में कंक्लूजन क्या मिलता है हमें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट का प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 1,
Digital audit represents a transformation in traditional auditing methods driven by the rise of digitization in business operations. यानी पुराने समय में जो काम होता था आज भी वही हो रहा है, बस टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है. देन पॉइंट नंबर 2, with tools like artificial intelligence and data analytics, auditors can enhance efficiency, focus on key risk areas, and gain a deeper understanding of business processes. Point number 3, the adoption of digital audit technologies not only streamline the audit process but also leads to more accurate and insightful audit outcomes, ultimately benefiting both the auditors and the entities being audited. तो मित्रों, ये 3 प्रकार के पॉइंट्स आपको इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन एकदम सही तरीके से डिपिक्ट करते हैं. अब ये जो डिजिटल ऑडिट वाला पोर्शन है, इसमें आप एक ही स्टेटमेंट फिर से मेरे तरफ से याद रखना कि जो भी आपकी ऑडिट की प्रोसेस है, उस ऑडिट की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते हो, उनका यूज करते हो, एक हाईली सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हो, उसे कहा जाता है डिजिटल ऑडिट. यानी ऑडिट की प्रोसेस को डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से परफॉर्म करना, उसे ही कहा जाता है डिजिटल ऑडिट. और इन जनरल जब आप सिर्फ ऑडिट वर्ड यूज करोगे तो ट्रेडिशनल तरीके से ऑडिट होगा. जब आप डिजिटल यूज करोगे तो बेसिकली आप ये बताना चाहते हो कि हमने ऑडिट ही परफॉर्म किया है, बस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज. तो ये है मित्रों आपके टॉपिक नंबर 12 का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन. 46 मिनट्स 30 सेकंड्स में हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है. अब इसके बाद वाला जो टॉपिक हमारा है वो आने वाला है टॉपिक नंबर 13, जो होने वाला है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. तो ये टॉपिक नंबर 13 हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले. जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए. ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.